50% का काम वो साइक्लोन के बाद कुछ टूटा फूटा हुआ है, वो लोगों को ठीक ठाक करना पड़ रहा है अभी। ठीक है। नहीं, अगर देन आपको पास टाइम हो तो बताओ, तब तक मैं जितने लोग हैं उनको कुछ और बाकी ब्रीफ कर देता हूँ। एक जो वीडियोस हैं एनालिसिस की, जैसे इनके कोर्स में कुछ आपने पार्ट डाला है एनालिटिकल स्किल्स की, तो मैंने कुछ उस पर भी वर्कआउट किया है, जैसे जनरल टाइट्रेशन और ये सब चीजें, तो वो भी दिखानी है। तो अगर आप लेना चाहो तो 5-7 मिनट ले सकते हो, ताकि मैं उनको बाकी चीजें दिखा देता हूँ। और जो मेन जो आईएसओ का है वो हम फिर उसके बाद कंटिन्यू करें, अगर जैसा बोलो, अगर आपको ज्वाइन ओ, करना हो तो करवा सकते ओके ठीक है, मैं तो इधर में हूँ, नो इशू, कोई बात नहीं है। देखिए बाहर का शेयर भी कर देता हूँ लिंक को, बाहर का आदमी भी थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहिए। हो। हाँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की 13th क्लास है हमारी फूड टेक क्लब की। बेसिकली अभी लास्ट 2 क्लासेस में हमने आईएसओ 17025 2017 वर्जन जो लैब के लिए बेसिकली एप्लीकेबल है, जिसके अंडर में आपकी एनएबीएल एक्रीडेशन और जो भी एक्रीडेशन बॉडी लैब की फंक्शनिंग है, लेबोरेटरी की सेटअप है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सब पे बेस्ड है। जो भी लैब से रिलेटेड एक्रेडिटेशन होती है वो 17025 के बेस्ड पे ही होती है। ये सारी हम कवर कर चुके हैं। इसकी बेसिक्स ऑलरेडी हम 4 क्लॉज तक हम कवर कर चुके हैं। 4 नहीं, सॉरी, 5 क्लॉज तक हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अभी हमारा सिर्फ 3 क्लॉज बचा है। आज हम 6 क्लॉज पूरा कवर करेंगे। 6, और जो बाकी की एडिशनल चीजें हैं वो सारी रिक्वायरमेंट। इसके बाद आपका ये जो 17025 का पूरा है सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो क्लॉजेस है, सब क्लॉजेस है, वो डिटेल्स में काफी इस हिसाब से है, क्योंकि जो भी क्लॉज होती है रूल्स एंड गाइडलाइंस एक्चुअली है, जो कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। किसी चीज को रिक्वायरमेंट कभी भी होती तो वो थोड़ी सी डीप और एक्सटेंडेड ही होती है। मतलब अगर आप कोई भी, जैसे आप कानून का कोई भी लॉज या जैसे कोई भी आप संविधान का पढ़ोगे तो थोड़ा सा टेक्निकली होती है, तो उसे समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए हम इस पे थोड़ा ज्यादा फोकस भी कर रहे हैं। तो हम आज कवर करेंगे बेसिकली क्लॉज 6। में है आपके 6 क्लॉजेस है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6.6, 6.1, 6.2 इस हिसाब से। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं पहले डॉक्यूमेंट से। तो व्हाट इज डॉक्यूमेंट? आपने वर्ड सुना होगा डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आपने सुना होगा कि किसी चीज का प्रोसीजर है, लाइक एसओपी है। कोई ये भी आते हैं आपके रिकॉर्ड्स हैं। तो कंप्यूटर दिख रहा होगा आपको। तो बेसिकली हम जो डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी जो लैब में काम करते हैं तो उनका रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आपने कोई टेस्ट कर दी तो ये आइडेंटिफाई कैसे होगा कि आपने उस टेस्टिंग को की है, या कोई भी काम अपने बैच प्रोसेसिंग की है, या एनी एक्टिविटीज आपने की है, तो उसके लिए काफी सारी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंटेशन लाइक स्टार्टिंग कि वो काम आपको कैसे करना है, उसकी एक प्रोसीजर होगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होता है, एसओपी हो गया, मास्टर डॉक्यूमेंट हो गया। जब आप काम करोगे तो उसके लिए कुछ डाटा नोट डाउन करोगे, बिटवीन की एनालिसिस के ऑब्जर्वेशंस क्या है, रिकॉर्ड्स होंगे। प्लस जैसे अगर आप लैब में काम कर रहे हो तो वहाँ के टेम्परेचर के रिकॉर्ड्स होंगे। तो आपको जब ये सारे वर्ड्स बहुत ही बेसिक्स है, जब आप इंडस्ट्री में या किसी लैब में जाओगे कि डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट है क्या। अ डॉक्यूमेंट इज अ कंटेंट फाइल whose information is used to run the company। ये एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ पैरामीटर्स है जो रिक्वायर्ड है। ये these are बहुत मिनिमम डिफरेंशिएट है, बट वो काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड्स पे नहीं आते, डॉक्यूमेंट पे आते हैं, जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है, लाइक आपको एसओपी हो गया, गाइडलाइंस हो गई किसी मैन्युफैक्चरिंग की, प्रोसीजर्स हो गए, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके सारे, या जो भी आपके रिकॉर्ड्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स में के अंडर में ही आते हैं ओवरऑल, अगर ओवरव्यू में देखा जाए।
जो भी उस पे इंफॉर्मेशन होंगी वो सारे डॉक्यूमेंट के अंदर में आएंगे. The company the document must have according to ISO IEC 17025 2017. This is the actually requirement इसलिए कि वो जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी लैब से रिलेटेड वो सारी इस गाइडलाइन के रेफरेंस में ही होगी. अब कोई भी टेस्टिंग प्रोसीजर्स अगर आप करोगे, कोई भी अगर आपने कभी टेस्टिंग करवाई होगी लैब में या कभी कोई टेस्ट रिपोर्ट देखोगे, वहां पे एक रेफरेंस लिखा होता है. अगर आपने FFA फ्री फैटी एसिड की एनालिसिस की तो उसमें रेफरेंस लिखा होगा ये कौन से मेथोडोलॉजी के अगेंस्ट में आपने किया, तो वहाँ पे रेफरेंस जाता है. तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ये लैब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट होंगे रेफरेंस गाइडलाइन उसकी ISO IAC 17025 2017 ही होगी. नेक्स्ट आता है आपका प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या है कि प्रोसीजर जो है स्पेशली आपका सिर्फ स्टैंडर्ड्स है कि आपको काम कैसे करना है. ये भी एक टाइप का डॉक्यूमेंट है बट प्रोसीजर सारे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर नहीं होंगे. प्रोसीजर सारे प्रोसीजर इज पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट. लाइक आपको कोई एनालिसिस करनी है या आपको माइक्रो की सैम्पलिंग करनी है, सैम्पल कंसाइनमेंट आया आपको सैम्पलिंग कलेक्ट करनी है तो उसके लिए प्रोसीजर होगा. प्रोसीजर कैसे होगा? रिटन डॉक्यूमेंट होगा. वो भी एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, वो मास्टर डॉक्यूमेंट है बट वो प्रोसीजर अलग क्यों दिया? क्योंकि उसमें काम को कैसे करना है ये बताया गया है. इट इज सो दिस इज द प्रोसीजर. Procedure is a prescribed way of undertaking a process or a part of a process. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई होप सो क्लियर हो जाए. प्रोसीजर मीन्स किसी काम को करने का तरीका बताएगा बस वो उसमें लिखा होगा. आई मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है उस चीज को करने का. थर्ड आता है आपका रिकॉर्ड. तो रिकॉर्ड क्या है? आपके पास डॉक्यूमेंट तो सारे ही हैं, सारी चीजें आपके पास डॉक्यूमेंट. रिकॉर्ड भी एक तरह से डॉक्यूमेंट है. तो रिकॉर्ड क्या होगा? जब आपने किसी चीज की एनालिसिस की या कोई डाटा आप उसको फिल करते हो या डाटा को रिकॉर्ड करते हो, वो एक तरह से आपका रिकॉर्ड होगा. आप कभी भी डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हो, प्रोसीजर को चेंज कर सकते हो बट रिकॉर्ड्स को चेंज नहीं करोगे. रिकॉर्ड एक बार जो आपने रिकॉर्ड कर दिया वो रिकॉर्ड रिटेन ही रहेगा जब तक कि उसकी मतलब लो लाइफ साइकिल आपने डिसाइड किए, लाइक साल 2 साल. और कभी भी जो ऑडिट्स होंगे या कोई ऑडिटर आएगा या वो कोई रेगुलेटरी बॉडीज आएगी तो वो आपसे रिकॉर्ड मांगेंगे. रिकॉर्ड को आप चेंज नहीं कर सकते कभी भी. एक बार जो आपने रिकॉर्ड्स बना दिए वो रिकॉर्ड मतलब रहेगा. वो रिकॉर्ड इज इट इज जस्ट लाइक ऑफ एविडेंस. आपने कोई चीज काम किया तो उसका सबूत है. जैसे व्हाट इज द अगर आपने एनालिसिस की तो उसमें आपने जो वैल्यू डाली वो आपका रिकॉर्ड है कि हाँ मैंने ये काम किया है. आप जैसे कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो तो वहां पे अटेंडेंस लगाते हो. तो अटेंडेंस क्या है? वो आपका रिकॉर्ड है, वो आप चेंज नहीं कर सकते. तो इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड. A record is an evidence of the past fact documented. A record consists of any data you collect during the operation. Next आता है retaining of records. A document must be kept unchanged. Example, you might retain management review records. मैनेजमेंट रिव्यू रिकॉर्ड्स एक तरह का एनुअल मीटिंग्स होती है, उसमें सारे पॉइंट कवर करते हैं, उसका एग्जांपल दिया गया है. बेसिकली ये जो भी आपका रिकॉर्ड होगा वो हमेशा अनचेंज होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मतलब आज आप सपोज आप कॉलेज गए, आपने आज अटेंडेंस लगाया प्रेजेंट, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को आके वहां पे कोई एब्सेंट कर दे. तो इट इज नॉन वैलिड, इनवैलिड थिंग्स. इवन अटेंडेंस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट आप अगर आप एनालिसिस कर रहे हो और इवन लाखों करोड़ों के बैच के क्वेश्चन है तो वहाँ थोड़ा सा भी अगर रिकॉर्ड में छेड़छाड़ होती है देन इट इज अ नॉन कॉम्प्लायंस. रिकॉर्ड में जो चीज एक बार आपने लिख दी या मेंटेन कर दी वो रहेगा. इट शुड बी अनचेंज्ड. मतलब जो हो गया वो जो रिकॉर्ड हो गया वो हो गया. ठीक है. तो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ नॉन कन्फर्मिटी, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ये सब ये रिकॉर्ड्स है. Documents are created by planning. One need to be done and records are created when something is done and record the event. Document can be changed but record once completed cannot be changed. The same thing. Documents को आप बदल सकोगे but records
unchanged रहेंगे. A document may be a record, but not all documents are record. For example, one empty form is a document, and then after it is filled, it become a record. So I think difference clear हो गया होगा. सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है, एक आपने फॉर्म लिया, वो डॉक्यूमेंट है, बट अगर आप उसको फिल कर देते हो देन इट इज अ रिकॉर्ड. So now comes to our main clause. It has the 6 part: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 and 6.6. 6.1 में आपका जनरल रिक्वायरमेंट्स. 6.2 में पर्सनल रिक्वायरमेंट्स. पर्सनल मीन्स जो पर्सन आपके लैब में वर्क करते हैं वो सारे. थर्ड है फैसिलिटी एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस. फोर्थ है आपका इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट यूज करेंगे आप एनालिसिस में उसकी क्या रिक्वायरमेंट है. 6.5 है आपका मेट्रोलॉजी ट्रेसेबिलिटी. एंड 6.6 एक्सटर्नली प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो आप जानते हैं इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल्स में. ये 6 पॉइंट है. 6.1 है द लेबोरेटरी शैल have available the personal facility, equipment, system and support services necessary to manage and perform its laboratory requirement. This is the general clause. किसी भी लैब को रन करने के लिए जो बेसिक रिसोर्स में जो भी आपको फैसिलिटीज मिल रही है वो सारी चीजें एज ए रिसोर्स में काउंट होंगी, लाइक पर्सनल, इक्विपमेंट, इन्वायरमेंट, एवरीथिंग. तो द बेसिक इज, अगर आप किसी लैबोरेटरीज सेटअप है तो उसमें रिक्वायर्ड है कि प्रॉपर ट्रेंड पर्सनल हो जो कि एनालिसिस करेंगे, फैसिलिटीज हो जो कि फेवरेबल हो एनालिसिस के लिए, इक्विपमेंट्स हो जो कि कैलिब्रेटेड हो और वेल एक्यूरेसी के साथ वो एनालिसिस को कर सके, मेजरमेंट कर सके, सपोर्ट एंड नेसेसरी सर्विसेज ताकि आप रूटीन में अपने काम को कर पाओ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. So this is the basic requirement for laboratory. This is 6.1. Next is 6.2 personal. This is important one. NABL guidance. Personal authorized by the laboratory to report, review and authorization of report shall be authorized signatory. पर्सनल में आपके एक्चुअली सारे आ जाते हैं, लाइक जो भी आपके पर्सनल लैब में काम करते हैं, लाइक लैब बॉय हो गया, या जो भी आपके रिजल्ट या एनालिसिस रिजल्ट को इम्पैक्ट कर सकता है. दे हैव द कैपेसिटी टू इम्पैक्ट योर एनालिसिस और द रिजल्ट और द लैब फंक्शन. these are पर्सनल. पर्सनल में क्या क्या होने चाहिए? पर्सनल ऑथराइज्ड बाय अ लैबोरेटरी टू रिपोर्ट, रिव्यू एंड ऑथराइज ऑफ रिजल्ट शैल बी authorized signatory. Second, the technical competency of proposed authorized signatory for issue, release of test report shall be verified by NABL assessment team. However, such authority signatory shall meet the minimum qualification and experience requirement of NABL. Right? NABL approved authorized signatory, the laboratory shall not be an authorized signatory in other laboratory which falls under the different legal identity. However, in case of multiple location, a person shall be approved as an authorized signatory at different laboratory location under the same legal entities, provided there is one alternate permanent approved authorized signatory available at each location. बेसिकली ये जो आपका क्लॉज मेन है, आपके ऑथराइज सिग्नेटरी कौन होगा? जो जिस पर्सन को एनएबीएल एक्रीडेट, एनएबीएल के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो सर्टिफाइड होगा कि वो किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन कर सके. कोई भी डॉक्यूमेंट, इवन कोई भी रिपोर्ट या रिकॉर्ड तब तक वैलिड नहीं है जब तक कि उस पे किसी ऑथोराइज्ड पर्सन के साइन नहीं होते. लाइक जैसे आप कोई फॉर्म सबमिट करते होगे तो उस पे अटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बॉडी से अटेस्ट करवाना होता है,
जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर है उस पे साइन करता है, स्टाम्प लगाता है या उस पे साइन करता है, तब वो डॉक्यूमेंट वैलिड होता है। जब तक लाइक मार्कशीट हो गए या कुछ भी, जब तक प्रिंसिपल के या ऑथराइज पर्सन के आरटीओ में आप डीएल लेते हो, तो डीएल पे जब साइन एंड स्टाम्प नहीं होते तो वो वैलिड नहीं होता। तो सिमिलरली जो आपकी एनालिसिस की रिपोर्ट होती है उस पे साइन होना मैंडेटरी है, अदरवाइज विदाउट सिग्नेचर इट इज नॉट वैलिड। देन नेक्स्ट पॉइंट इज उस पे साइन कौन करेगा, उस पे जो साइन करेगा उसके लिए एक रिक्वायरमेंट्स बनी हुई है कि उसकी साइन करने के लिए कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए, जो कि हमने कॉम्पिटेंसी में पढ़ा था प्रीवियस क्लॉज में है। तो जो भी और प्लस इसमें क्लॉज है कि जो भी आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा वो सिर्फ एक ही लैब के लिए ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा। वो किसी भी अदर लैब में जो कि सेम लीगल, सपोज एक कंपनी के अंदर में 4 लैब हैं तो वो उन 4 लैब में तो कर सकता है, बट 2 कंपनी में अगर एक लैब में पर्सन काम करे तो सेकंड कंपनी के लैब में जाके वो काम नहीं कर सकता। और दिस इज द रिक्वायरमेंट एक्चुअली। अगर मैं एक लैब में काम कर रहा हूँ तो मैं सेकंड लैब में जाके काम नहीं कर सकता। हाँ, बट अगर मेरी सेम कंपनी के 2 लैब्स हैं तो मैं उन दोनों में जाके वर्क कर सकता हूँ और ऑथराइज सिग्नेटरी बन सकता हूँ। ठीक है, उनकी कोई मर्जी नहीं थी कि वो यहाँ पे आने के resource requirement में personal use skill matrix. The skill matrix is a tool show the competency of person doing particular work like PQRS. PQRS basically आपका है understanding the basic principle, can perform with supervision, competency to performing, both able to reach other. Basically एक skill matrix है PQRS नथिंग एल्स। आप उसको स्किल को मैप कर सकते हो। अगर वो सिर्फ बेसिक कोई पर्सन है जो सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसी चीजों की, उसको काम करना नहीं आता, तो उसको हम स्किल मैट्रिक्स में 1 नंबर देंगे। लाइक अगर बी पर्सन है तो उसे इस चीज में हम 1 नंबर देंगे। कुछ लोग होंगे जो कि प्रिंसिपल को भी समझते हैं और काम कर सकते हैं बट इंडिविजुअली नहीं कर सकते। इसको मैं दूसरे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज एक पर्सन है, उसको गाड़ी का पता है, गाड़ी में क्या होता है, स्टीयरिंग होता है, क्लच होता है, ब्रेक होता है, उसको सब कुछ पता है बट उसको चलाना नहीं आता। सो दिस इज कम्स इन कैटेगरी 1। उसे बेसिक कार का पता है कि कार है, ये की है, ये गियर है, ये हेडलाइट है, ये इससे पता है बट उसको चलाना नहीं आता। वो होगी फर्स्ट कैटेगरी। सेकेंड हो गया कि जैसे कुछ होते हैं चलाना आता है बट अकेले नहीं चला सकते, मीन्स ड्राइव कर लेते थोड़ा बहुत बट ये नहीं है कि लेके मार्केट में जा पाए। तो ऑब्वियसली कोई होता है तो साथ में खाली रोड पे चला सकता है, तो वो हो गया कैन परफॉर्म अंडर सुपरविजन, बट किसी की गाइडलाइंस में वो एनालिसिस कर सकता है वो पर्सन। एक तो वो है उसको सिर्फ बेसिक नॉलेज है, जस्ट लाइक आप लोगों आपको बेसिक नॉलेज है कि एनालिसिस क्या होती है, कोई टेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल आपने क्लासेस में पढ़े हैं बट आपने कभी टेस्ट किए नहीं है, डायरेक्टली इंडिविजुअली जाकर कोई एनालिसिस करके रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो यू आर इन फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड, आपको थोड़ा बहुत आता है बट इतने इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट नहीं हो, कॉम्पिटेंट नहीं हो कि कंप्लीटली गाड़ी लेके आप सिंपली आप मार्केट में चले जाओ, तो दिस इज कम्स इन सेकंड। थर्ड आता है कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म। थर्ड कैटेगरी सपोज समझ लो कि आपको गाड़ी आ गई और आप चला सकते हो, normally you can drive or like you can do analysis. I'm giving the example of car driving. Actually it will easy to visualize you. Suppose आपको चलाना आता है गाड़ी, अब चला लेते हो, then you are competent for driving. And the fourth level is आपको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है, पहाड़ों में भी चला सकते हो, प्लेन में भी चला सकते हो, दूसरों को ड्राइव करना सिखा भी सकते हो। दैट इज द बेस्ट लेवल, दैट इज कम्स अंडर फोर्थ। तो दिस टाइप ऑफ स्किल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप उनको जज कर सकते हो। और जो भी आपका ऑथराइज सिग्नेटरी होगा या जो भी साइन करेगा, ऑब्वियसली अगर आप साइन करवा रहे होगे या एनालिसिस रिपोर्ट बनवाओगे तो किसी ऐसे पर्सन को से रिपोर्ट नहीं साइन करवाओगे जो कि सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। एटलीस्ट इट शुड बी थर्ड और फोर्थ नंबर।
So on the basis of this, we will provide the work, and this is a basically skill matrix. Next is qualification. What is the qualification required for personnel doing work in laboratories? So first, qualification and experience required for authorized signatory in testing and calibration field. जो minimum requirement है, BE, BTech, PG in science in the same field of testing or calibration. अगर आपका ये क्वालिफिकेशन BE, PG in science है या BTech है, तो मिनिमम एक्सपीरियंस है ऑथोराइज सिग्नेटरी बनने के लिए जो आप डॉक्यूमेंट पे साइन कर सकते हो वो है 2 इयर्स मिनिमम. इन सेकेंड केस, अगर आप BE, BTech, PG इन साइंस इन सिमिलर फील्ड ऑफ फूड टेस्टिंग और कैलिब्रेशन, सेम और सिमिलर में माइनर डिफरेंस, सेम फील्ड लाइक आपने फूड टेक किया है या MSc केमिस्ट्री हो, देन इट विल बेटर. तो आप चीजों के लिए इजिली होगा, आप इजिली ऑथराइज सिग्नेटरी 1 ईयर आपको कम एक्सपीरियंस में भी आप कर सकते हो. तो इट्स सेम फील्ड से अगर आपने किया है तो भी मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है आपको ऑथराइज सिग्नेटरी बनने के लिए. सेकेंड है BE, BTech, PE साइंस इन सिमिलर फील्ड. जैसे साइंस में आपने ग्रेजुएशन किया है बट आपकी फील्ड कुछ अलग है, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली आपने, दिस इज ऑल्सो BTech, बट वो फूड टेक्नोलॉजी और एनालिसिस से रिलेटेड नहीं है. लाइक BTech इन सिविल इंजीनियरिंग कर लिया या किसी सेकेंडरी साइंस बैकग्राउंड से ही है बट वो एक्चुअली सेम फील्ड से नहीं है, या माइक्रोबायोलॉजी से नहीं, केमिस्ट्री का पर्सन है बस उसको माइक्रोबायोलॉजी में ऑथराइज सिग्नेटरी बनना है, तो वो नहीं बन सकता. मिनिमम उसको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है फॉर द सेम फील्ड ऑफ एनालिसिस फॉर ऑथराइज सिग्नेटरी. थर्ड है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट इन साइंस इन सेम फील्ड और ऑफ टेस्टिंग और कैलिब्रेशन. इस कंडीशन में भी आप फॉल करते हो तो मिनिमम 3 इयर्स की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है. फोर्थ आता है कैटेगरी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट इन साइंस इन अ सिमिलर फील्ड, नॉट सेम फील्ड, सिमिलर फील्ड में है, देन मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, तब जाके आप ऑथराइज सिग्नेटरी बन पाओगे फॉर एनी एनालिसिस रिपोर्ट, साइनिंग एनी एनालिसिस रिपोर्ट. But if you are ITI or equivalent, then minimum you need 10 years of experience. तब जाके 10 साल अगर आप काम करते हो then आप ऑथराइज सिग्नेटरी बन पाओगे. सो दिस इज रोल इन इम्पोर्टेंस. आपको समझ आ गई होगी कि ऑथराइज सिग्नेटरी की इम्पोर्टेंस क्या है, बिकॉज एनालिसिस की जो रिजल्ट होगी वो आपके साइन पे बेस्ड होता है. तो ऐसे कोई भी ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं बन सकता. इट इज मैंडेटरी कि उसका बैकग्राउंड हो प्लस एक्सपीरियंस हो, मिनिमम एटलीस्ट सेम फील्ड से तो 2 साल का. सिक्स्थ है irrespective of qualification and the experience, an authorized signatory accepted by regulator shall be considered eligible for those testing activities. It's also important. इन सब के अलावा उसको ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए एक्सेप्ट होना चाहिए रेगुलेटर और इन सब की नॉलेज भी होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो काम कर रहा है उसको कुछ पता नहीं है, जनरल वो IQ लेवल मतलब एकदम किसी डम को 2 साल एक्सपीरियंस हो गया तो आप ऐसे ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं बना दो. इट शुड बी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए प्लस और अप्रूव भी होना चाहिए. सिमिलर फील्ड्स में भी कंसीडर व्हेन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट कवर इन द स्टेट क्वालिफिकेशन कैन एक स्टार मार्क्स है इन ईच केस. Because qualification experience is not sufficient to become the authorized signatory, the technical competence shall be verified by NABL assessment team before recommending as authorized signatory. One more thing I have missed. तो जो authorized signatory होती है उसकी NABL की assessment में उसको consider किया जाता है और उसकी testing को verify भी किया जाता है कि he is capable or not. Next है आपका point resource requirement personnel 6.2.1 or personnel of the laboratory either internal or external that could influence the laboratory activity shall impartially be competent and work in accordance with the laboratory management system code of conduct. This is the all main important thing. This is the clause related to code of conduct. मीन्स जो भी आपके लोग काम करेंगे या जो पर्सनल होगा इंटरनल एक्सटर्नल आइडर किसी भी तरह से
जो आपकी लैब की एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. It should be impartial and competent for their work. Laboratory person employed or contract basis, including third-party contract, shall not work in any other laboratory which fall under the legal different identities. However, the manpower resources may be shared with the laboratories under the same legal identity provided by the laboratory. Activities are not compromised. The minimum period of contract for the person shall be minimum 1 year. दिस इज द एक्चुअली रिक्वायरमेंट. आप किसी भी पर्सन को अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लैब में रखते हो तो उसका जो मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट टाइम होगा वो मिनिमम 1 ईयर से कम नहीं होना चाहिए. अब देखते हो कोई भी इंटर्न रखते हैं लैब या इन चीजों के लिए तो एटलीस्ट 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं. इसको एफटीसी भी बोलते हैं इंडस्ट्री में, फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट. एफटीसी या इस तरह के कई वर्ड दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं. बेसिकली इसमें हम ग्रेजुएशन को हायर करते हैं, ग्रेजुएट पर्सन को फॉर 1 ईयर टेन्योर. एंड वन मोर थिंग कि जो पर्सन जो भी है कॉम्पिटेंट या जो वर्क कर रहा है वो एक कंपनी के 2 लैब में काम कर सकता है बट किसी थर्ड सेकेंड कंपनी के किसी भी लैब में वो काम नहीं कर सकते, नॉट इवन पार्ट टाइम. जैसे कुछ लोग होते हैं कि मैं मुझे काम आता है तो मैं इस लैब में भी कर रहा हूँ सेकेंड लैब में भी कर रहा हूँ, तो वो आइडियली नहीं कर सकता. अगर वो ऐसा करता है तो कैन बी take legal action. Laboratory use personal permanent employed in case where personnel under contract are required. This shall be approved by the director and shall also fulfill the requirement of the quality system. And then next है all persons that could influence the lab activities are commented to impartiality and confidentiality according to our impartiality and confidentiality policy. All employees are made to sign a confidential information assignment agreement on non-judicial stamp paper. Laboratory employee handbook cover employee conduct and work rule. मेन 2 बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका. एक तो जो भी पर्सन होगा वो साइन होगा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की, वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा और कोड ऑफ कंडक्ट को कवर करेगा. दिस इज द बेसिकली रूल ऑफ फॉर कोड ऑफ कंडक्ट. Six point 2.2 the laboratory shall document competency requirement. This is actually document competency से related clause है. The laboratory shall document the competency requirement for each function influencing the results of laboratory activities, including requirement for education, qualification, training, technical skills, knowledge, experience, everything. This is the basically document competency. Competency requirement for each function that could influence the lab activities are documented in personal section criteria and competent criteria in reference document. The staff evaluation is done prior to the authorization based on the required qualifications, that is competency, education and professional education, training skills and experience, particularly to the specific testing or calibration and measurement to the performed by using the staff evaluation form. तो दी ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट कॉम्पिटेंसी और ये सारी क्लॉजेस इसमें कवर होती हैं. नेक्स्ट है क्लॉज आपका 6.2.3. 6.2.3 है आपका इंश्योर्ड कॉम्पिटेंसी. 6.2.2 था डॉक्यूमेंट कॉम्पिटेंसी से रिलेटेड, उसके पहले था कोड ऑफ कंडक्ट एंड दिस इज इंश्योर्ड competency. The laboratory shall ensure that the person have the competency to perform laboratory activities for which they are responsible and to evaluate the significance of deviation to ensure competency. Any particular person who are undergoing training shall not be used unless appropriate supervision is provided. Second, all measurements shall be performed by laboratory persons who are competent and authorized by the head of department. No unauthorized person can analyze this without the permission or the supervision in a lab. Third point, training needs and training program are identified and formulated for relevant laboratory personnel to ensure the required competency and the effectiveness of the present and anticipated task. The head of department shall ensure that the personnel receive training as required
by the training program, the effectiveness of the training action taken will be evaluated by the head of group. Employee record is maintained for all employees to monitor their competency on the basis of internal and external training. So this is the ways how we can ensure the competency of any technical staff. We are working in laboratory. Next is 6.2.4. 6.2.4, the management, it is related to communication of personnel. This is all everything comes under 6.2, which is the personnel. This is the requirement for personnel which is working in laboratory. 6.2.4 is the state the management of the laboratory shall communicate to personnel their duties, responsibilities, and authorities. This is the clause for communication. It is also described by the job description. If you are applying for anywhere, you will get a job description. What is your key role job, KPI, key performance indicators, or KRA, key responsibility. These are the way to communicate what a company needs and expectation from you, and what are their routine job, and what are your basic responsibilities. It should be communicated in the written and clear way, so any person can know his responsibility and duties. The up-to-date job description of managerial, technical, and key support personnel are defined in the document shall contain the responsibility with respect to performing test or calibration, the responsibility with respect to method modification and development and validation of new methods, the expertise and experience required, the qualification and training program, and managerial duties. This is the way for basically communication. Next is 6.2.5. This also comes under the personal. 6.2.5 is basically procedure, how it is done, and record what was done. This is the main core agenda for this clause. The laboratory shall procedure and retain record for determining the competence requirement, selection of personnel, training of personnel, supervision of personnel, authorization of personnel, monitoring competency of personnel. Basically, the procedure, how it is has been done, and record what was done. जो भी कैसे करना है वो पता होना चाहिए, और कि कोई भी एनालिसिस कैसे हुआ है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि जैसा बोला गया था एज इट इज प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं. Procedure for determining the competency requirements, selection, training, supervision, authorization, and monitoring of personnel. Second, reference document, personal selection criteria and competent criteria. Third, record interview notes, staff evaluation form, training calendar, training record, training effectiveness test, personal training history form, employee competency records. These are the records used for to identify these things. Checking such personal data and reports and participation in intra-lab testing or inter-lab testing or proficiency testing. This is called ILC case. The same sample is sent to the 2 to 3 laboratories or the 4 to 5 different persons as an unknown sample, and they analyze it blindly, and then we compare the result whether the person is competent for analysis or not. Next is supervisor follow-up after testing complete. Next is resource requirement personnel. 6.2.6. The laboratory shall authorize personnel to perform a specific laboratory activities, including but not limited to the following. That is development, modification, verification, and validation of method. B. Analysis of result, including statements of conformity or opinion and interpretation. C. Report, review, and authorization of result. This is the basically 6.2.6 is for authorization. This is record of authorization, competency, education, and personal qualification, training skills, and experience of all technical persons are maintained by laboratory. They shall be readily available and shall include the data on which authorization and competency is confirmed or used
skill matrix. नेक्स्ट है आपका, अभी तक हम लोग 6.2 सिर्फ कवर किया, which is personal. Now we come to 6.3, that is facility and environment condition. Facilities is a building, room जहाँ पे lab है, equipment, number of such things designed to serve a particular function like light, AC, anything, bench, sitting arrangement, everything comes under the facilities. Environmental condition like environmental condition are a set of factors associated with environment in which work is conducted, that is like atmosphere environment that can affect the employee capacity to execute duties and tasks on the job, like temperature, RH, oxygen, vibration and other things. I'm giving you a simple example. अगर आपको लैब में एनालिसिस करनी हो और लैब ऐसा हो कि 40 डिग्री टेम्परेचर पे हो और आप गर्मी से पूरे पसीने पसीने हो रखे हैं, तो इज इट एक्सेप्टेबल कि आप वहां पे एनालिसिस कर पाओगे प्रॉपर वे में? ऑब्वियसली नो, क्योंकि आपका गर्मी लग रही होगी, यू आर नॉट इन कंफर्टेबल, सो यू कैन नॉट परफॉर्म वेल. इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वहां बहुत ज्यादा ठंड है तो भी आप नहीं कर पाओगे. सो देयर शुड बी आइडियल टेम्परेचर ऑफ लैब, दैट इज बेसिकली रिकमेंडेड 25 डिग्री सेल्सियस. लैब टेम्परेचर अगर कहीं भी लिखा हो तो आप समझ लें लैब टेम्परेचर इज स्टैंडर्ड इज 25 डिग्री सेल्सियस and RH less than 60, 55 to 60 plus minus. Next, more important thing, lighting. If there is no proper lighting, you cannot work in such environment. If there is some vibration, continue vibration आ रहा है या बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर बज रहा है तो भी आप कंसंट्रेट होकर के काम नहीं कर पाओगे. तो जब भी आपकी लैब होगी वो इंश्योर करना होगा कि वहाँ की जो फैसिलिटी या एनवायरमेंट कंडीशन है वो फेवरेबल हो, लाइक बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन हो, लाइक वहाँ पे म्यूजिक बज रहा हो, डीजे बज रहा हो, वहाँ पे आपको काम करना हो तो ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे. लाइटिंग प्रॉपर ना हो, टेम्परेचर ना हो, इन्वायरमेंट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, ऑक्सीजन लेवल ना हो, वाइब्रेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, आपने वो फ्लास्क रखा और वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा है कि फ्लास्क नीचे गिर के टूट गया, तो आइडियली इन सब कंडीशन में भी आप वर्क नहीं कर पाओगे. So this is your clause for the basic requirement and facility. Facilities is building everything about whatever comes in the facility and environment, like surrounding, light, temperature, humidity, each and everything. 6.3.1, the facility and environment condition shall be suitable for the laboratory activities. This is the actually shall requirement. Shall मैंने बताया था mandatory होता है. Shall be suitable for the laboratory activities and shall not adversely affect the validity of result. It should not adversely affect the validity and the result value or analysis value. Note, influence that can adversely affect the validity of result can include but are not limited to microbial contamination, dust, electromagnetic disturbances, radiation, humidity, electric supply, temperature, sound, vibration, or anything else. This is basically the clause for suitability of lab environment. Suitability to perform lab activities and not adversely affect the validity of result. Adversely affect. An adverse effect is an undesirable or हार्मफुल इफेक्ट. सपोज आप एनालिसिस करो मॉइस्चर की, वहां पे ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है कि आप ऑब्वियसली आपको प्रॉपर रिजल्ट ही नहीं आएगा. अगर वाइब्रेशन है तो आप वेइंग बैलेंस पे वेट नहीं ले सकते. दिस इज द बेसिक थिंग. इनफ लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन, सेफ्टी डिवाइस होना चाहिए एंड प्रोवाइडेड एट द रिक्वायर्ड लोकेशन, लाइक फायर डिस्टिंग्विशर होना चाहिए और एंड इट शुड बी ऑन डिजायर्ड लोकेशन. ऐसा नहीं हो लैब में आप एनालिसिस कहीं और कर रहे हो, फायर डिस्टिंग्विशर थर्ड फ्लोर पे लगा दिया, तो इट इज नॉट फैक्टरिंग कि आप थर्ड फ्लोर 2 फ्लोर चढ़ करके लेकर फायर आग लगने के टाइम पे आप 2 फ्लोर ऊपर जाओ फिर वापस लेकर के आग बुझा जाओ. So it should be reachable also. Laboratory activities and do not adversely affect the validity of the results. Facility and environment condition में clause है 6.3.2 that requirement
for facility and environment condition necessary for the performance of the laboratory activity shall be documented. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका डॉक्यूमेंटेशन के, जो भी आपकी फैसिलिटीज एंड एनवायरमेंटल कंडीशन है, इसने गाइडलाइन में बोला कि ये चीजें होनी चाहिए, बट वो पता कैसे चलेगा कि वो चीज सेम पैरामीटर्स या नहीं, उसके लिए होते हैं रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स मीन्स डॉक्यूमेंटेशन. जो भी आपकी टेम्परेचर है उसको आप रिकॉर्ड कर दें. दिन में अगर 3 बार लैब है, सुबह दोपहर शाम का टेम्परेचर नोट डाउन किया जाता है, ह्यूमिडिटी नोट डाउन किया जाता है कि आपके लैब की टेम्परेचर कितनी है. इट शुड बी विद इन द रेंज इफ यू आर डूइंग एनी एनालिसिस. अगर आपके एनालिसिस कर दी और उस टाइम पे अगर आपका टेम्परेचर आपके रिक्वायरमेंट से मीट नहीं कर रहा है, तो आपकी एनालिसिस रिजल्ट आइडियली इनवैलिड है, वो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी पॉइंट. सो दिस इज आल्सो कंसिडर्ड द गाइडलाइन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ under the facility. Documentation to perform activity shall be documented. The required facility and environmental condition for the laboratory is defined in the reference document. जो भी आपकी SOP वहाँ पे डिफाइन होना चाहिए. The environmental condition of the laboratory are maintained as per the test requirement covered under the applicable test standard. These test conditions are part of the test report. Like example, अगर आप वाटर एक्टिविटी लगा रहे हो तो वहाँ पे टेम्परेचर होनी चाहिए मिनिमम आपका, मतलब जो आइडियल टेम्परेचर है इट शुड बी 25 डिग्री. अगर आप 60 या 70 डिग्री पे लगाते हो तो रिजल्ट्स कुछ और आएंगे. सो और यहाँ पे आप देख रहे होगे इस तरीके से एक फॉर्मेट होता है जहाँ पे चीजें नोट डाउन की जाती है कि कितने टाइम पे क्या टेम्परेचर था, प्लस माइनस कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, लाइट का लक्स लेवल कितना था. ये सब चीजें नोट डाउन किया जाता है ताकि आप जो एनालिसिस से एश्योर हो कि हमारी एनालिसिस प्रॉपर हुए. सपोज अगर आप ब्रिक्स देख रहे हो, आप अगर 90 डिग्री टेम्परेचर के सैंपल का ब्रिक्स देखोगे वो आइडियली कुछ और होगा, रैंडम 70-80 हो सकता है, बट वही सैंपल को आप ठंडा कर दो 10 डिग्री टेम्परेचर पे, देन आप एनालिसिस करो तो उसके रिजल्ट कुछ और ही होंगे. तो एनवायरमेंट कंडीशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर एनालिसिस. और बेसिकली जो आप टेस्ट कर रहे हो उसमें तो इम्पोर्टेंट होता है. नेक्स्ट है आपका फैसिलिटी एंड एनवायरमेंट कंडीशन में 6.3.3. द लैबोरेटरी शैल मॉनिटर, control and record environmental condition in accordance with relevant specification methods and procedures, or where they influence the validity of results. This is the clause for monitoring, control and record of equipment using for analysis and identification of temperature, humidity or anything else. Shall monitor, control and record as per the requirement which influence the validity of result. Laboratory shall have facility for control, monitoring and recording of environmental condition. Like अगर humidity ज़्यादा है तो humidity controlling के लिए कोई device होनी चाहिए. Temperature, for temperature control there should be AHU, HVAC or AC or anything else to control and monitor the temperature. अगर ज़्यादा temperature होगा तो उसको control करने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए. Next है monitoring and recording instruments. Monitoring and recording instruments shall be calibrated and metrological traceable to corresponding SI units. जो भी आप इक्विपमेंट यूज करोगे लाइक थर्मामीटर यूज करो, इट शुड बी कैलिब्रेटेड. नॉन कैलिब्रेटेड से आप लैब का टेम्परेचर या कुछ भी मॉनिटर नहीं करोगे, अदरवाइज वो गलत रिजल्ट बताएगा जिसकी वजह से आपके एनालिसिस रिजल्ट में वेरिएशन आ सकती है. Records of environmental conditions shall be maintained by the laboratory for the period of at least 1 year. जो भी आपकी environmental condition है, जैसे लाइक आप एनालिसिस करते हो तो लैब में एटलीस्ट दिन में 2 से 3 बार टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे लैब का, और वो एज अ रिकॉर्ड रखोगे जब तक आपका शेल्फ लाइफ. और मिनिमम आपका वो जो रिकॉर्ड रखना है वो 1 ईयर्स के लिए रिटेन करके रखना है. अगर आप कुछ कटिंग करते हो या कुछ गलत होता है तो विद इन 1 ईयर वो क्रॉस वेरीफाई कर सकता है कि उस दिन टेम्परेचर कितना था. Records are maintained to show the complaints, the environment condition in the test report issued to the customer. Control room area temperature is to be checked twice a day and recorded in formats. Next है आपका 6.3.4. These are the basically control measures. Clause in measure to control facilities shall be implemented, monitored and periodically reviewed and shall include but not limited to access and
access to and use of area affecting laboratory activities, B. Prevention of contamination, interference, or adverse influence on laboratory activities, C. Effective separation between area with incompatible laboratory activities. Basically, it is a control measure. All area of laboratories are subjected to to be controlled. Only staff is permitted to access and use all areas of laboratories. No outsider or some person can enter in any area. None of the parties may access the laboratory without permission from the head of department. Visitors are to be accompanied by the assigned laboratory staff. कोई भी विजिटर होगा तो अगर कोई है आपका लैब स्टाफ तो उसके साथ जाता है. इंडिविजुअली कोई विजिटर अपने लैब में एंटर नहीं करेगा और जहाँ पे भी जिस पर्सन को अलाउड है सिर्फ वही एंट्री करेगा. सपोज माइक्रो लैब है तो ओनली माइक्रोबायोलॉजिस्ट कैन गो माइक्रो लैब. अदर पर्सन माइक्रो लैब में नहीं जा सकते. उसके लिए हमारे पास कंट्रोल क्या होते हैं, वहाँ पे हमें एक्सेस कंट्रोल होता है. जैसे आपने देखा होगा कई जगह फिंगरप्रिंट लॉक होता है तो या कार्ड लॉक होता है. अगर आपका फिंगरप्रिंट वहां पे जाना होगा तो गेट पे आपको फिंगरप्रिंट का स्कैन होगा करना होगा. तो अगर आप माइक्रो लैब में जाने के लिए ऑथोराइज नहीं हो, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, तो वहाँ पे आपका स्कैन से गेट नहीं खुलेगा तो आप वहाँ पे अंदर नहीं जा सकते. सेम चीज हर लैब्स में होती है. लाइक कई जगह रेटिना स्कैन होता है, कई जगह फिंगरप्रिंट होता है या फिर कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप कार्ड से पंच करोगे तो उसमें क्या होता है जैसे भी आपने स्कैन किया तो आपका टाइमिंग भी नोट होगा कि इतने बज के इतने मिनट पे ये पर्सन इस लैब से में एंटर किया था. तो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है एनालिसिस में कुछ वेरिएशन होता है तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि हो सकता है इस पर्सन की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है. तो दिस इज बेसिकली कंट्रोल मेजर्स. Door access to laboratory shall be locked when leaving unattended. None of laboratory staff or other parties may access to the laboratory without permission from head of department after office hours. Even after office hours जो आपका lab employee है वो भी lab में नहीं रह सकता जिस requirement. Otherwise हो सकता है वो किसी को interfere कर सके. तो only office hour में ही वो रह सकता है, ये काम कर सकता है. अगर वो काम करता है तो you must have permission from head of department. Activities that can affect the laboratory environment such as smoking, eating and drinking are not allowed in the laboratories. All laboratory staff is responsible for maintaining good housekeeping in this cleaning throughout the laboratory. There shall be effective separation between neighboring area with the activity there are incompatible. This is basically control measure 6.3.4. Next is 6.3.5. This is also a subclause of 6 resource requirement. When the laboratory perform laboratory activities at sites or facility outside its permanent control, it shall ensure that the requirements related to facilities and environment condition of this document are met. This is basically outside facility. जब अगर हम कोई एनालिसिस करते हैं तो भी हमें देखना होगा कि वहाँ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है facilities and environmental condition की वो मीट हो रही है. It should meet the requirement from 6.3.1 to 6.3.4 जो भी पहले की सारी requirement को मीट होनी चाहिए. When measurable are undertaken at site other than a permanent laboratory facility, the effect of the environment condition take into account in the measurement result and shall be recorded in the measurement record. Laboratory does not perform site testing. All testing activities are carried out at permanent facilities only. Next है आपका 6.4. 6.4 इसमें भी काफी सारे सब क्लॉजेस हैं. मैं इसको बस थोड़े में ब्रीफ करता हूँ. 6.4.1, 4.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. इस वाले में तो कम ही था, 5 था, बट इस वाले में और भी ज्यादा है तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ में कवर करते हैं. 6.4.1 की रिक्वायरमेंट shall have
given and access to perform activities. This is basically for equipment. 6.4.2 out of permanent facility shall also meet the requirement. 6.4.3 shall have procedure for handling, transport, storage, use of packaging material. 6.4.4 shall verify to conform with requirement prior placing into services and return it to services. 6.4.5 shall be capable to achieve accuracy and immune to provide a valid result. 6.4.6 shall calibrate when accuracy or uncertainty affect the test result and required to establish the traceability. 6.4.7 shall establish calibration program and review to adjust as required. 6.4.8 when calibration required, calibration status or validity shall be labeled or coded. 6.4.9 when instrument is questionable shall be taken out the service and label and shall initiate NC non-conformance procedure. 6.4.10 intermediate checks shall be carried out as and when required. 6.4.11 whenever there is a correction factor, it shall be updated and implemented. 6.4.12 shall be practicable measure to prevent unintended adjustment. 6.4.13 instrument history record shall be retained. ये थोड़ा shortcut में किया. If you want, I will explain each and every clause. आपको अगर कुछ डाउट हो बताना, मैं इसको भी पूरा एक सेशन में पूरा कवर करूंगा ताकि आप जा करके क्लियर हो पाएगा. अगर इसमें अगर आप चाहते हो कि पूरे क्लास हो तो इन्फॉर्म कर देना, अदरवाइज मैं इसको फिर सब में क्लोज करके आगे बढ़ जाऊंगा. नेक्स्ट है आपका 6.5 मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी. मेट्रोलॉजिकल ट्रेसेबिलिटी में क्या है? 6.5.1 establish and maintain metrological traceability through unbroken chain of calibration. 6.5.2 shall ensure the traceability of measurement result through standard units, calibration of competentability, certified value for CRM provided by competence producer, direct realization of SI units by comparison with national and international standard. 6.5.3 when traceability is not technical possible, certified value of CRM by competent provider, the result of reference measurement procedure, consequence standards, etc. Basically, नेक्स्ट है आपका 2 क्लॉज और बच रहा है. आज का तो आपका टाइम भी गया. एक इसको अभी कंटिन्यू करें या मुझे एक वीडियो भी है, आपको एफएफए की ट्रेनिंग देनी है. एक एनालिसिस है फ्री फैटी एसिड की एनालिसिस कैसे करते हैं, तो हम उसे कंप्लीट करें या इसको कवर अप करें? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, please reply if you are listening. Anyone? Sir, next class we can do it. Okay. तो आप एफएफए कवर कर लें. Yeah, okay sir. एक एनालिसिस प्रोसीजर है, आपको बेटर होगा एनालिटिकल टेक्निक्स भी कवर करने हैं क्योंकि मेरे अब 7 क्लास ही बचे हैं इसमें. बाकी में अगर आप लोगों ने रजिस्टर किया होगा तो फिर आगे क्लासेस में मैं कंप्लीट कर पाऊंगा. अदर फैक्टर क्योंकि इसमें आपके यही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे करके आपको जल्दी से कवर करूँ. ये बेसिकली फ्री फैटी एसिड एफएफए टेस्ट करते हैं ऑयल्स के लिए. आप लोगों को पता होगा ये एक इंडिकेटर पैरामीटर्स है कि ऑयल आपका कितना खराब हुआ है. तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं. इसमें बाकी भी क्लियर होगा कि टेस्ट प्रोसीजर टेस्ट बेसिकली लैब में करते कैसे. तो लेट्स सी. We are going to conduct an experiment to determine the acid value of an oil sample. The test involves 4 steps:
chemical preparation, sample preparation, titration, and calculation. To do this test, we need a balanced machine, burette with stand, measuring cylinder, conical flask, and hot plate. Among the chemicals, we need 0.1 normal sodium hydroxide, ethanol, and phenolphthalein indicator. Let's start the analysis. Before going for the main test, we will prepare phenolphthalein indicator solution and 0.1 normal sodium hydroxide first. We can prepare phenolphthalein indicator by simply dissolving 2 grams of phenolphthalein powder in 100 ml ethanol. For the preparation of 0.1 normal sodium hydroxide, dissolve 4 grams of sodium hydroxide pellets with 900 ml distilled water and make the final volume of 1000 ml. Standardize the solution before use. Now, we have to prepare our sample. Take 10 grams of oil sample in a conical flask. 10 gram sample is taken for testing because the expected acid value of our sample is in the range of 1 to 4. Note the sample weight. Now measure 50 ml of 99% ethanol and take it in another conical flask. Add few drops phenolphthalein indicator solution and neutralize the ethanol by adding 0.1 normal sodium hydroxide. Now, add the neutralized ethanol in the flask with the sample and shake to mix the solution. Heat and boil the solution until the sample is dissolved in the ethanol completely. Shake the flask periodically to facilitate the rapid dissolving of the sample in ethanol. Now it's time for titration. Take 0.1 normal sodium hydroxide in a burette. Note the initial burette reading. Start titration after adding few drops of phenolphthalein indicator. Titration should be carried out with vigorous agitation of the flask to gauge the accurate results. Stop the titration when the solution color is changed into light pink.
note the final burette reading. Now, we will calculate the acid value of our sample. At first, we will put the values in the right side of the board. Sample weight WS is 10.8445 gram. Normality of sodium hydroxide is 0.1. We can find the volume of 0.1 normal sodium hydroxide by subtracting the final burette reading from the initial reading, which is 3.1 ml. We all know the molecular weight of sodium hydroxide is 40. Let's put all of the values in the equation given in the left side of the board. By solving the equation, we get the acid value of our sample is 1.143. So this is the titration method of one sample at analysis. So let's over for today's class. Anything else? Any question? Hello? Hello? चैट बॉक्स में पूछा क्वेश्चन. फ्राइड नमकीन एक्चुअली इसमें क्या है ना, अलग अलग तरह की ऑयल यूज करते हैं. अगर आप पाल्म ऑयल यूज करते हो ना तो 0.1 0.3 इस हिसाब से होता है उसका एफ. और एसिड वैल्यू ये डिपेंड करता है कि आप ऑयल कौन से यूज कर रहे हो. अगर आप पाल्म ऑयल करोगे तो 0.3 हार्डली आता है. 0.3 एफएफए. एफएफए भी कई तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. एज अ ओलिक एसिड होता है, एज अ पाल्मेटिक एसिड है, एज अ लॉरिक एसिड है. तो वो डिपेंड है कि आपका किस उसमें रिप्रेजेंट करना है. आइडियली ये आपका कम ही होता है 0.3 0.1. इससे ये लिमिट होती है बेसिकली पाल्म ऑयल. या बेसिकली आपका ये है कि आप ऑयल कौन से यूज कर रहे हो. अगर आप घी यूज कर रहे हो तो उसके अलग होंगे. पाल्म है तो अलग होगा, पाल्मोलिन है तो अलग होगा, रिफाइंड है तो वो अलग होगा. तो वो आपको गाइडलाइन में मिल जाएगा कि उसकी जो स्पेसिफिकेशन है जिस पार्टिकुलर ऑयल से आप कर रहे हो उसके पे डिपेंड करता है. बेसिकली लोग पाल्म ऑयल या पाल्मोलिन ऑयल यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में फॉर फ्राइंग. कुछ केसेस में लोग रिफाइन यूज करते हैं. तो बेसिक उनका 0.3 0.5 से ज्यादा किसी का नहीं होता है फैटी एसिड. तो आइडियली कम ही होता है उनका. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर. हेलो. यस सर. बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन आप ऑयल कौन से यूज करो. हर ऑयल की स्पेक अलग होगी. इट शुड बी नॉट यूनिवर्सल. ठीक है. आइडियली इट शुड बी लेस देन 0.5 ही होगा. एनीथिंग एल्स? हेलो. So should we No, end it sir. or any question or end करूँ मैं? No, sir. No, sir. No questions. Thank you.